जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ईडीए पर हम ज़रा क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ डेटा साइंस, और फिर हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम अपना ईडीए जो प्रोसेस है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस उस पर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं डेटा साइंस पे। डेटा साइंस में जो मुझे आपको पहले से ही पता है कि डेटा साइंस क्या है, इसमें कौन कौन से रोल होते हैं, और इसमें डेटा एनालिस्ट का क्या रोल है, डेटा साइंटिस्ट क्या क्या रोल है, एमएल इंजीनियर का क्या रोल है। तो इन पे हम डिस्कस नहीं करते। हमने जो डिस्कस करना है वो है कि डेटा साइंस क्या है, बिग डेटा क्या है, डेटा एनालिटिक्स। डेटा साइंस में हम जो है एसक्यूएल, हैडूप और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जबकि बिग डेटा में हम वेराइटी ऑफ डेटा, वेरासिटी ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा इनको डिस्कस करते हैं, इसकी स्टोरेज को डिस्कस करते हैं और इसकी हैंडलिंग को डिस्कस करते हैं कि इतने बड़े डेटा को हम कैसे हैंडल करें, उसको कैसे प्रोसेस करें। डेटा एनालिटिक्स का जो मेन मकसद है वो आपका विजुअलाइजेशन है, और इसमें पावर बीआई, टैबलो और गूगल एनालिटिक्स के टूल यूज़ होते हैं। इन तीनों में जो है सबसे अहम बात है वो है आपकी डेटा क्लीनिंग। अच्छा जी, इसको भी आप ज़रा देख लें कि बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में क्या फ़र्क है। डेटा सोर्सेज की बात करें तो बीआई में हम स्ट्रक्चर डेटा पे काम करते हैं, जैसे कि एंटरप्राइजेस में होता है काम। डेटा साइंस में हम स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं, जैसे कि वेब लॉग्स हो गई, आपकी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। मेथड जो हम यूजुअली अप्लाई करते हैं बीआई में वो एनालिटिकल होता है, जबकि डेटा साइंस में हमारा साइंटिफिक होता है, क्योंकि हम इसमें एल्गोरिथम रन करते हैं। स्किल्स जो हमें रिक्वायर्ड है बीआई के लिए, स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, विजुअलाइजेशन जैसे कि हमने बात की पावर बीआई, टैबलो और दूसरे जो विजुअलाइजेशन टूल्स हैं उनकी, उसको बीआई में हम यूज़ करते हैं। जबकि डेटा साइंस में हम विजुअलाइजेशन टूल तो इस्तेमाल करते ही हैं, जबकि स्टैटिस्टिक्स के साथ और इसमें मशीन लर्निंग भी हम काम करते हैं ताकि हम मॉडल को ट्रेन कर सकें। फोकस हमारा बीआई में ज़्यादातर पास्ट डेटा या प्रेजेंट डेटा पे होता है, और जबकि डेटा साइंस में हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन पे भी होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग के हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके ज़रिए हम प्रिडिक्शन करते हैं। अच्छा, प्रेरेक्विजिट डेटा साइंस आपके सामने ने है। प्रेरेक्विजिट्स की हम बात करें तो ये एक साइकिल है जो मुझे आपको बतानी है कि अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में आ गए हैं, जो इसमें रन करना चाहते हैं, फ्यूचर अपना देख रहे हैं, तो उनको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। मशीन लर्निंग से मुराद ये है कि उनको मश एल्गोरिथम्स की नो हाउ हो, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रेनफोर्स क्या होती हैं मशीन लर्निंग में हम पढ़ते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, इनके कितने कितने फर्दर टाइप्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिकल में देखें, मशीन लर्निंग में जब आ गए तो मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो हो कि आप जो है बेसिक कैलकुलेशन समझ सकें जो आप अपने इंटर लेवल में कर कर आते हैं, जैसे कि लीनियर अलजबरा हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, और ये सारी स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें पर्टिकुलरली तो इसमें अगेन मीन, मीडियन, मॉड, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो इसमें आपके पास आपकी पाइथन पे हम काम करते हैं, इसमें आर लैंग्वेज भी यूज़ होती हैं। और डेटाबेस की हम बात करें जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, तो डेटाबेस में हम क्यूरी के थ्रू अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करते हैं। इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होती है जिसको हम सीक्यूएल कहते हैं। डेटाबेसेस बहुत तरह के होते हैं, क्लाउड बेस्ड भी होते हैं और आपके इन हाउस भी होते हैं। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये तमाम डेटाबेसेस के आपके नाम हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा साइंस। अब हम चलते हैं अपनी डेटा साइंस लाइफ साइकिल की तरफ। डेटा साइंस लाइफ साइकिल क्या चीज़ है? डेटा साइंस लाइफ साइकिल में हम ये 7 स्टेजेस होती हैं, 7 स्टेजेस। बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो डेटा है या जिसका वो डेटा है, क्लाइंट जो है उसकी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इस डेटा से क्या हासिल करना चाहता है, अपनी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। उसके लिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने डेटा को देखना है और उसकी क्लीनिंग करनी है या उसे प्रिपेयर करना है फर्दर एनालिसिस के लिए। अगर उसके पास क्लाइंट के पास डेटा नहीं है तो डेटा आप कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं।
डेटा जब आपके पास आ जाता है तो उसकी क्लीनिंग मस्ट है, और इसके लिए ये इसलिए भी मस्ट है कि डेटा क्लीनिंग आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी डेटा क्लीनिंग सही से होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपने पहले ही ऑब्जेक्टिव अपना बनाया हुआ है, तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। डेटा क्लीनिंग के बाद हमारी स्टेज आती है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस स्टेज में हम अपने डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं, यानी कि जो हमारे क्लीन डेटा है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे डेटा में कितने रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसके मीन, मीडियन, मॉड, डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तमाम चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। इसके अलावा हम स्कैटर प्लॉट, जितने ग्राफ हमसे बन सकते हैं हम उसमें कोशिश करते हैं। हीट मैप हो गया हमारा, और स्कैटर प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गए, ग्राफ हम बनाते हैं और अपने जो मेन एनालिसिस हैं हम उनको करते हैं। जब ये चीज़ हो जाती है, मॉडलिंग की तरफ हम आते हैं। मॉडलिंग में याद रखिएगा हमारा क्लीन डेटा यूज़ होता है, यानी अगर हमने अपनी इस स्टेज में अगर कोई क्लीनिंग सही से नहीं की तो उसका इम्पैक्ट हमारे मॉडल में भी आएगा, जिसकी वजह से शायद हमें रिज़ल्ट्स, शायद क्या यकीन है बल्कि हमारे रिज़ल्ट्स हमें सही नहीं मिलेंगे और हमारा मॉडल सही से ट्रेन नहीं होगा। हालांकि हमारा डेटा होगा लेकिन उसके रिज़ल्ट्स हमारे अप टू दी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी क्लीनिंग ही सही से नहीं हुई। बात आ जाते हैं हम अपने कम्युनिटी की मॉडल रिजल्ट पे। ज़ाहिर है मॉडल को जब हमने ट्रेन कर लिया, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा को हमने स्प्लिट कर लिया और उसमें हमने एल्गोरिथम रन किए, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनकी बेसिस पे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, रिजल्ट्स करते हैं। उसमें कोई कमी रह जाती है तो डेटा को दोबारा जो है हम अपनी पहली स्टेज पे कर देते हैं। अगेन हमें कोई चीज़ पॉइंट आउट इस स्टेज पे हुई है तो हम दोबारा क्लीनिंग की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अपने सेट को करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग ये है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट यानी कौन सा कॉलम हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल अनलेस हमारा मॉडल 90 to 95% ट्रेन ना हो जाए। ये पहली स्टेज है हमारी डेटा साइंस लाइफ साइकिल की, बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, उसी की कॉन्टेक्स्ट में आप आगे वर्क करते हैं। दूसरी स्टेज होती है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डेटा है, डेमोग्राफिक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, या उसमें मज़ीद आपके पास डेप्थ है। इसको आप राइट सोर्स से करते हैं, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्लाउड डेटा भी आपके पास हो सकता है, एपीआई के थ्रू भी आपके पास डेटा आ सकता है, डेटाबेस जो आपके इन हाउस होते हैं वहाँ से भी आपके पास डेटा आ सकता है। ये डेटा की कलेक्शन है, सर्वे के थ्रू भी आ जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी डेटा आपके पास आता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं कि आपकी ग्रॉसरी स्टोर में जो है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, इन और आउट होता है, उसके ज़रिए भी आपका डेटा नोट हो रहा होता है। आपको रॉयल्टी प्रोग्राम दिए जाते हैं, इम्तियाज़ में आपने देखा होगा कार्ड आपके बनते हैं, वो बेसिकली आपका ट्रेंड चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रेंड क्या है, वो कितनी परचेजिंग कर सकते हैं, मंथली कितनी करते हैं। उनकी प्रिडिक्शन ये होती है कि आपका ये मंथली सैलरी कितनी है, और बहुत सारे एनालिसिस वो करते हैं आपके उस रॉयल्टी कार्ड की बिना पर। तो और ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन की बेस पे हो रही होती हैं। एंटरप्राइज डेटा की बात करें तो हमारे पास एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सैप हमारा यूज़ होता है, हमारा ओरेकल यूज़ होता है, और आपके 365 माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज़ होता है। तो ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स हैं जो सप्लाई चेन में यूज़ होते हैं, और आपकी जो डेली की परचेजिंग होती है, एचआर का आपका डेटा होता है, ऑर्डर मैनेजमेंट का डेटा होता है, तमाम एंटरप्राइज में नोट हो रहे होते हैं। इसके थ्रू ही हमारे पास डेटा हमारे डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउस में आता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी इसी तरह हैं जो आपके यूज़ होते हैं आपके डेटा एनालिसिस में। डेटा क्लीनिंग की बात करें हम, जैसे कि हमने बात की कि 80% एफर्ट आपकी इस डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में सर्फ होती है, जिसमें आप जो है अपने डेटा को, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें आप इनकंसिस्टेंट डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ओमिट करते हैं, और अपने जो डेटा सेट है उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। ईडीए प्रोसेस में आप जो है यूनिवेरिएट यानी कि सिंगल वेरिएबल पे कंसंट्रेट करते हैं, बाईवेरिएट का मतलब मोर देन वन वेरिएबल पे आप कंसंट्रेट करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, आउटलायर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको अपने डेटा से बाहर करते हैं ताकि आपके जो एनालिसिस हैं
वो आपके बेहतर हो सकें। फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, कोरिलेशन हम मालूम करते हैं एंड सो ऑन। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने आज के लेक्चर में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। मॉडल बिल्डिंग एंड एवोल्यूशन, जब आपका डेटा क्लीन हो जाता है तो आप अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेन डेटा में और टेस्ट डेटा में। ट्रेन डेटा से मुराद ये है प्रेडिक्ट मॉडल इसके लिए यूज़ होता है और टेस्ट डेटा आपके मॉडल की परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है। सुपरवाइज से मुराद ये है कि आप जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही अपने डेटा सेट को देते हैं, जबकि अनसुपरवाइज में आप सिर्फ इनपुट अपने डेटा सेट को देते हैं और मॉडल खुद ट्रेन होता है और आपको आउटपुट देता है। जब हमारा मॉडल रन कर जाता है तो उससे हमें कुछ इंसाइट्स आते हैं और उसकी बेसिस पे हम कम्युनिकेट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं। जब भी हमारी डिस्कशन हो जाती है उसमें कोई हमारी कमी रह जाती है तो हम अपने मॉडल को रीट्रेन करते हैं परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, और जो इश्यूज़ हैं हम डिस्कस करते हैं, और इसी तरह ये जो साइकिल है आपकी मूव होती रहती है। इन शॉर्ट में बात करें लाइफ साइकिल की, तो सबसे पहले आप डेटा एक्वायर करते हैं, फिर आपका डेटा जो है सेव होता है किसी भी मोड में, चाहे वो क्लाउड के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो वेयर हाउस में सेव हो। आने के बाद आप उसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग के बाद आप उसमें डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि डेटा को मीनिंगफुल बनाया जाए। तो आपका क्लीनिंग के स्टेज से आप आ जाते हैं तो आपकी मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग से मुराद ये है कि आप उसमें एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। सुपरवाइज अनसुपरवाइज आपको पता ही होगा कि क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन इस आपकी सुपरवाइज की टाइप्स हैं, और डेटा को इसी तरह आप उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं और एनालिसिस करते हैं। जब आपके पास डेटा रन हो जाता है उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी बेस पे आप एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन से आप जो है अपने आगे लाए अमल को तय करते हैं। इसके अलावा आप अपने डिसीजन लेते हैं आगे, और इस डिसीजन को या जो एनालिसिस होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल इस्तेमाल करते हैं जो बीआई में इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल पावर बीआई, टैबलो और गूगल एनालिटिक्स और लुकर। तो इनके थ्रू आप अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपकी जो इंसाइट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड विजुलाइजेशन, उसकी बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस पर। पहले हम प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि हम ईडीए होता क्या है। एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस, ईडीए जिसको कहते हैं हम, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में ही आप अपने डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं बिफोर द मॉडलिंग। इसमें हम कौन कौन से काम करते हैं, इसमें हम अपने आउटलायर डिटेक्ट करते हैं, अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट से मुराद ये है कि डेटा को हम, अब पाइथन की बात करें तो उसमें CSV फाइल में हमें यूज़ करना हो तो हम ये सेंटेक्स यूज़ करते हैं, डेटा इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पे आपकी डेटा फाइल आ जाती है। अब अपने डेटा सेट को इसमें ऑब्टेन करते हैं, डाउनलोड करते हैं और विजुलाइज करते हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन की आप डेटा और शेप की कमांड आप यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आपका जो डेटा है वो में आपकी रॉज एंड कॉलम्स आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं। डेटा डॉट हेड के थ्रू आपके जो फर्स्ट रॉज होती हैं, फर्स्ट 5 रॉज वो आपको विजुलाइज हो जाती हैं। डेटा डॉट कॉलम के थ्रू आपके डेटा सेट में जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम जिनको कहते हैं, उन सब के नेम आपके पास डिस्प्ले हो जाते हैं। डेटा क्लीनिंग की हम बात करें, मिसिंग वैल्यूज़ के लिए आप जो है इन दोनों में से कोई भी आप सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आप डेटा डॉट ड्रॉप की कमांड यूज़ करेंगे। इनकंसिस्टेंट डेटा के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है। इनकंसिस्टेंट डेटा ये होता है, फॉर एग्जांपल जेंडर की टाइप है मेल और फीमेल। आपने डेटा कलेक्ट किया है, किसी ने मेल के कॉलम में जो है M लिख दिया और किसी ने फीमेल के कॉलम में F लिख दिया, और किसी ने मेल लिखा किसी ने फीमेल लिखा, तो इससे जेंडर की आपके पास 4 टाइप आ जाएंगी। हैं ओरिजिनली 2 टाइप्स, मेल या फीमेल। तो आप ऐसे डेटा को M और F को आप रिप्लेस करेंगे अपने मेल और फीमेल से। तो इनकंसिस्टेंट डेटा को आप इस तरह हैंडल करेंगे और अपने डेटा को मोर मीनिंगफुल बनाएंगे, ताकि जो है आगे
जो जेंडर्स की अगर आपको एनालिसिस करना हो कि मेल का रेशियो ज़्यादा है या फीमेल का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट की बात करें हम कि इसी तरह ये अगेन है, हमने मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये सेंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और डेटा मीन यूज़ करके भी यूज़ सकते हैं। बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं मिसिंग वैल्यू को ट्रीटमेंट करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो डेटा डॉट डिस्क्राइब आप यूज़ करेंगे, इसके ज़रिए ये डिस्क्राइब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स यानी कि 25%, 50%, 75% ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मीन, मीडियन, मॉड, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। डेटा विजुअलाइजेशन अगर आपको करना हो तो आप ये सेंटेक्स लिखेंगे अपने हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए। बॉक्स प्लॉट के लिए आप जो है ये सेंटेक्स लिखेंगे। स्कैटर प्लॉट के लिए आप पी एल टी डॉट स्कैटर यूज़ करेंगे। बार चार्ट आप इस तरह काउंट प्लॉट यूज़ करेंगे। हीट मैप के लिए आप ये सेंटेक्स यूज़ करेंगे। इसके हम आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। को रिलेशन, दो वेरिएबल के दरमियान का रिलेशन कि वो कितना आपस में रिलेशन रखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग उनके आपस में रिलेशन है, वो रिलेशन हम के लिए आप ये यूज़ करेंगे। और हीट मैप के लिए आप ये वाला सेंटेक्स यूज़ करेंगे। हम आगे अपने प्रैक्टिस सेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। आउटलायर की हम बात करें तो आउटलायर बॉक्स प्लॉट के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। इस तरह जेड स्कोर की वैल्यू आपको इसके थ्रू आप मालूम होगी। उसका थ्रेशोल्ड होता है कि कोई भी वैल्यू जो 3 से अबव है वो आपकी जेड स्कोर है यानी कि आउटलायर है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरह है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है। आइटरेटिव एनालिसिस, ईडीए जो है रिपीटिंग प्रोसेस है। एक दफ़ा आपने कर लिया, आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसको इम्प्रूव किया और फिर आपने दोबारा अपने सारे एनालिसिस किए ताकि आपके जो डेटा है बेहतर से बेहतर हो सके। ये काम इसलिए बार बार आइटरेटिव होता है, रिपीट होता है ताकि आपका डेटा क्लीन हो, प्री प्रोसेस हो और वेल प्रिपेयर्ड हो बिफोर मॉडलिंग। क्योंकि मॉडलिंग में आप क्लीन डेटा लेकर जाते हो ताकि आपका मॉडल ट्रेन हो सके। अगर आपने इस स्टेज पे कोई कमी रह गई है तो डेफिनेटली वो आपके आगे चल के मॉडल को अफेक्ट करेगी। दिस इज द दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डेटा क्लीनिंग एंड मॉडल एंड मॉडलिंग। कंक्लूजन करते हैं, ईडीए हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है डेटा एनालिसिस के लिए, ताकि जो कि आपकी हेल्प करता है डेटा सेट, जो कि आपकी हेल्प करता है डेटा सेट को आइडेंटिफाई करने में, उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने में और आउटलायर को आइडेंटिफाई करने में। इसके अलावा क्योंकि ये तमाम प्रोसेस होते हैं एज डिस्कस के सब्सिक्वेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग डिसीजन, इस स्टेप में आपने तमाम अपने प्रोसेस कर लिए तो आगे चल के आपको डिसीजन मेकिंग यानी मॉडलिंग में आसानी होगी। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो आपको पता चल गया होगा कि ईडीए किस क्यों इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम इसको आगे चलते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन अपना करते हैं हम पाइथन के थ्रू। जी, हम अपना पाइथन का सेशन देखते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन। ये हमारा पी एस कोड में मैंने इसको ओपन किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा ओके मैग्नीफाई हो गया है। ईडी एनालिसिस हम करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने कहा हम पांडास को लोड करेंगे। पांडास को लोड करने के बाद चलिए कर ही देता हूँ। ये हमारा अभी वी एस कोड में जो पांडा हमने लोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उसको हम रन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपने देखा हमारा पांडा से हमारे पहले से इंस्टॉल था तो हमने इसको रन कर लिया, टिक का निशान आ गया। अब हम अपने देखते हैं रीड डॉट सी एस वी, ये मेरी फाइल है जो कि मैंने यहाँ कॉल की है। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपना डेटा सेट देखते हैं कि हार्ड डिसीज डेटा सेट में आखिर है क्या, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं।
अच्छा जी। ओके, ये हमारा हार्ट डिजीज़ का डेटा सेट है जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं एज, जेंडर, चेस्ट पेन, रेस्ट, बीपीएस है हमारा, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड शुगर का लेवल है, रेस्ट ईसीजी है, इसके अलावा हमारे पास थैलेश है, एंजीना है, स्लोप है, कैल्शियम है, थैलेसीमिया है और टारगेट है। ये हमारा एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में हमने इनके एट्रीब्यूट्स देखे कि हमारे पास ये पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास कितनी रॉज हैं वो हम देखते हैं। ये हमारे पास 303 रॉज हैं हमारे पास, ठीक है। और हम कॉलम का देखें हमारे पास कि कितने कॉलम हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास 14 एट्रीब्यूट्स हैं और 303 रॉज हैं। तो एक ये हमारे पास ये डेटा है और ज़्यादातर इसमें 0 1 2 की वैल्यूज़ हैं, लेकिन एज हमारी देखें रियलिस्टिक है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी एज को इस तरह हो जाती है, किसी ने लिखने में गलती कर दी, ठीक है, ये आपके पास एज है। अब आपने डेटा आपने देखा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने अपने डेटा सेट में देखनी है, आपने इसमें फ़िल्टर अप्लाई करना है एट द इनिशियल, और ये देखना है इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो आप कैसे आइडेंटिफाई होगी क्विकली। आपने अपने इस फ़िल्टर्स को देखना है कि इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू तो नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें ब्लैंक वैल्यू तो नहीं आ रही, बट एज में आप देख रहे हैं कि 700, ये मैंने इंटेंशनली लिखा है। इसे बताने का मकसद ये है कि 700 एज नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये आउटलायर का सबब भी बनेगा। और या फिर आपको श्योर है कि ये 770 है तो आप इसको 70 कर देंगे, ठीक है। और आपने इसको सेव कर दिया। सिमिलरली जेंडर में आप देखेंगे कोई टाइप मिसिंग तो नहीं है, ये मेल और फीमेल के लिए 01 के लिए कोड यूज़ किए गए। इसी तरह चेस्ट पेन आप देखेंगे, ये उनके लेवल्स हैं। और इसको अगर आप लेवल इस तरह देख लें कि ये 1 2 3 लेवल हैं, तो अगर हम 0 को कंसीडर करें 25%, 1 को 50%, 75% और 100%, ठीक है। तो इसी तरह बीपीएस का लेवल है, ये आपके होते हैं, इसमें भी कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। इसको हम देखते हैं, इसमें भी कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। इसी तरह सो ऑन, ये ऑलरेडी क्लीन डेटा है हमारे पास, तो इसमें मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन आपने चेक करना हो तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपनी डेटा सेट की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा इंपोर्ट हमने कर लिया पांडास की लाइब्रेरी, और ईडी एनालिसिस हम करने जा रहे हैं हार्ड डिसीज डेटा सेट के लिए। और ये हमारी फ़ाइल है और इसमें हम सबसे पहले अपने read.csv कर रहे हैं, और हमारी जो फाइल जहाँ रखी है हमने उसका पाथ दे दिया है इन्वर्टेड कॉमास में। तो इस तरह हमारी जो है ये फ़ाइल, हमने इसको जब रन किया है तो इसने हमें बता दिया कि भाई आपकी जो फ़ाइल है वो लोड हो गई है। फिर हमने इसको डेटा डॉट शेप किया है, तो इसने बता दिया हमें कि 303 रॉज हैं आपकी और 14 कॉलम्स हैं। हेड की कमांड हमने यूज़ की, तो हमने इसने हमें बता दिया कि फर्स्ट 5 रॉज को इसने हमें शो कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, हमने इसको डेटा डॉट कॉलम्स किया है, तो डेटा डॉट कॉलम से जो हमारे डेटा सेट के जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमें इसने शो कर दिए हैं। डेटा क्लीनिंग की हम बात करें तो हमने इसमें मिसिंग वैल्यूज़ को देखा। हमने पहले ही डेटा सेट में देखा हमारे कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ अगर होती तो हमारे पास ये रॉस कम आती, लेकिन हमारे पास 303 आ रही हैं, इसका मतलब इसमें कोई मिसिंग रॉस नहीं है, वैल्यू नहीं। फिल मिसिंग वैल्यू विद अ स्पेसिफिक वैल्यू, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के लिए आपके पास स्टिकी मैं यूज़ करूँ। मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो कॉमन है स्टिकी मैं खोल रहा हूँ ताकि आपको मिसिंग वैल्यूज़, या तो आप इसको हैंडल करें, जो मिसिंग वैल्यूज़ अगर आपको लगता है कि आपको जो एट्रीब्यूट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो आपको नैन करके उसमें ऐड कर दें, ताकि आपकी जो सेल है वो ब्लैंक ना आए। अच्छा जी, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के लिए हमारे पास ये तरीका है, या तो जो मिसिंग वैल्यू है उधर आप नैन करके उसमें वैल्यू ऐड कर दें,
या आप उस जो रॉस है अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको डिलीट कर दें, या आप उसको एवरेज वैल्यू के साथ जो है रिप्लेस कर दें। तो ये 3 तरीके होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं बट ये कॉमन तरीके हैं। अच्छा, इसमें भी अगेन जो मिसिंग वैल्यूज़ है नहीं इसलिए हमने इसको कोई रिप्लेस नहीं किया। अच्छा, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, जब आपने इसमें इसको रन किया है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे डेटा सेट में देर इज़ रिमेनिंग 302 which mean there is only one duplicate row which has been removed now। जब आप ये कमांड यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो आपने देखा कि आपके पास एंड में 302 बता रहा है। तो मतलब एक पूरे डेटा सेट में एक रॉ थी जो डुप्लीकेट थी, वो आपने जब इस कमांड को यूज़ किया तो वो रिमूव हो गई। तो आपका टोटल रॉस कितनी बची? 302। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये आपने डेटा डॉट डिस्क्राइब की यूज़ किया तो इसने आपको ये इंसाइट्स बताए कि आपका जो टोटल काउंट है रॉस का वो 303 है सारे रॉस का। मीन आपकी एज जो एवरेज एज है वो 54 के लगभग है। जेंडर आपकी अगेन ये तो हो नहीं सकता है, 01 की बात है। चेस्ट पेन आपका 0.9 एवरेज है। इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ हैं। सब स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि आपके एक स्टैंडर्ड से वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उतने ही एरर के आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है उससे आप डेविएट कर रहे हैं, या तो प्लस में जाएंगे या माइनस में जाएंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ 0.4 है, यानी 40% आप कह सकते हैं। चेस्ट पेन की बात करें तो ये अलग अलग इनकी वैल्यूज़ हैं। मिनिमम वैल्यू की हम बात करें तो सबसे कम एज हमारे पास 29 है और मैक्सिमम एज हमारे पास 77 है। इसके अलावा ये डिफरेंट लेवल्स है। शुगर लेवल की बात करें, सबसे कम से कम हमारा शुगर लेवल 126 है, मैक्सिमम हमारा 564 है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे 25% हमारे पास, 50% और 75% ये वैल्यूज़ हैं हमारे पूरे डेटा सेट। डेटा और मीन करते हैं तो हमें तमाम जो कॉलम्स हैं उनका हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। आपने देखा होगा इधर मीन हमारी 54 एज आ रही है, यही सेम मीन हमारे पास यहाँ पे भी एज में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये तमाम डेटा जो सेट है रॉज की जो वैल्यू कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं एट्रीब्यूट की, उन सब की मीन वैल्यूज़ हैं। किसके थ्रू आपके पास आई? डेटा डॉट मीन के थ्रू। अच्छा, इसी तरह हम फर्दर बात करते हैं मीडियन की वैल्यू हमें चाहिए, यानी मिडिल वैल्यू, तो ये हमारे पास मिडिल वैल्यूज़ आ गई। डेटा डॉट मोड की बात करेंगे, कौन सी वैल्यूज़ आपकी मोस्ट रिपीटिंग है वो आपको ये बता देता है। नैन शो ये कर रहा है कि इसमें कोई रिपीटिंग वैल्यू है ही नहीं। ठीक है। ये जो विजुअलाइजेशन की बात करें तो आप ये जो आपके पास लाइब्रेरीज हैं मैटप्लॉटलिब की और सीबॉर्न की आप यूज़ करेंगे। सीबॉर्न कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि मैटप्लॉटलिब सिंपल विजुअलाइजेशन बार चार्ट के लिए और पाई चार्ट के लिए यूज़ होता है। आपने देखें प्लॉट डॉट हिस्ट आपने यूज़ किया, यानी कि हिस्टोग्राम के लिए, और आपने कॉलम आइडेंटिफाई कर दिया तो इसने कोलेस्ट्रॉल का आपको ये बता दिया, आपके पास बार चार्ट दे दिया आपको, हिस्टोग्राम दे दिया, सॉरी। इसी तरह आपको अगर बॉक्स प्लॉट बनाना हो तो आप कॉलम का नेम देंगे और आपका बॉक्स प्लॉट प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। स्कैटर प्लॉट के लिए आपको दो वैल्यूज़ देनी होती हैं, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की। इधर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एज के साथ बीपीज़ का, तो ये हमने यहाँ पे एक्सिस पे एज दे दिया है, वाई एक्सिस पे हमने अपना बीपीएस का जो एट्रीब्यूट है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, वो मेंशन कर दिया। फर्दर हमारे पास हमने ये यूज़ किया है, इसके थ्रू हमारे पास एक बार ग्राफ बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट यूज़ किया है और एक्स एक्सिस में हमने एज यूज़ किया है, तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बन गया है एज का, वो हमें सेंटेंस के थ्रू हासिल हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आप डेटा सेट लें, कोई भी डेटा सेट लें, उसमें आप अपनी ये वैल्यूज़ डालें और चेक करें कि किस तरह बन रहा है। इंसाइट्स आपकी अपनी होंगी। ठीक है। तो ये आपको कोरिलेशन है, कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल के दरमियान होता है। यहाँ हमने कोलेस्ट्रॉल और एज का हमने जो है कोरिलेशन बनाया। फर्दर हम बात करें हीट मैप की। हीट मैप से मुराद ये होती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये जो हमें कलर्स दिख रहे हैं, इस कलर्स में जो कलर जितना डार्क होगा उस वेरिएबल का अगले वेरिएबल से उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। ठीक है। तो ये हमें चीज़, ये हीट मैप हमें ये बताता है, इसका कोरिलेशन है।
आपको मैं इसी का एक और फाइल दिखाता हूँ। ये थोड़ी लोड हो रही है। अच्छा, इसमें सेम वही फाइल है हमारे पास, हार्ड डिस्क का हमारे पास डेटा सेट है, लेकिन इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए जो है ईडीए के जो कमांड्स हैं पांडा की, वो हमने यूज़ की है। सेम अगेन वही डेटा शेप है, ये आपसे ऑलरेडी फेमिलियर है। हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ हर ग्राफ के आपको एनालिसिस भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो इससे हेल्प ले सकते हैं कि डेटा क्लीनिंग की हमने, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ हमने किया, इसका क्या इम्पैक्ट है, जो वैल्यूज़ हमें क्या बता रही हैं, इसमें आपके एनालिसिस रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है, आप इस पर थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। ये मैं फाइल इसलिए आपको शेयर की है। अच्छा, अब हम अपने ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। वही डेटा सेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ये ग्राफ बनाया है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का, मेल और फीमेल का। तो उसको हमने कलर भी दिए हुए हैं। आप सेम एज इट इज़ ये यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स सिर्फ और सिर्फ आपने अपने एट्रीब्यूट को चेंज करना है और आपको सेम ग्राफ मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी एनालिसिस भी आपके पास है कि मेल कम है इसमें और फीमेल ज़्यादा है। ये हमारा जो डेटा सेट है उसमें ऐसा दिया हुआ है। यूजुअली राय ये होती है कि हार्ट डिजीज़ मेल में ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है, पर ये डेटा सेट हमारे पास इसका रिवर्स दे रहा है। आई डोंट नो, ये कहीं एनालिसिस हुए होंगे डेफिनेटली। आप ये देख सकते हैं कि दो 207 फीमेल्स हैं और 96 मेल्स हैं। हिस्टोग्राम में हमें ये शो कर रहा है। इसके अलावा हिस्टोग्राम की एज हम बात करें तो ये हमारे पास ये हिस्टोग्राम बन गया है। ये इसके एनालिसिस भी दिया हुआ है। हार्ट डिजीज़ रेट हमने स्कैटर प्लॉट के थ्रू किया। आप ये देखते हैं स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल के दरमियान होता है। इधर हमने वाई एक्सिस पे हमने हार्ट रेट लिया हुआ है और इधर हमने एज ली हुई है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपकी एज जो है, एज बढ़ रही है, आपका हार्ट रेट 30 पे, जैसे आपकी एज कम है तो हार्ट रेट आपका ज़्यादा है। जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो हार्ट रेट आपका कम होता जा रहा है। आप, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है या दूसरी चीज़ें, आपकी बीमारियां आ सकती हैं। तो एज बढ़ने से आपका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि दिल के वाल बंद हो गए, 7 वाल्व होते हैं, तो ये एक वजह होती है। तो ये हमें एनालिसिस हमें ये बता रहे हैं जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इसी तरह ये आपका कोलेस्ट्रॉल वर्सेस आपका ब्लड प्रेशर है। यानी कि आपका जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बढ़ रहा है। यानी कि हमें ये बताता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो कम होगा, स्लो होगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ये आपका डायरेक्टली रिलेशन है। अच्छा जी, फर्दर हम बात करेंगे आपके जो आपका है बॉक्स प्लॉट। ये आपके साथ वैल्यूज़ हैं ब्लड प्रेशर की और जेंडर की। आप ये देख सकते हैं कि कितना परसेंट आपके पास है, 180 तक आ रहा है इधर, और ये आपका कोई आउटलायर है, 200 तक ये आपका पहुंचा हुआ है। तो दिस ऑल अबाउट ईडीए। इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स है, आप इसको चेक कीजिएगा। इसमें इसके एनालिसिस भी दिए हुए हैं और रिलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने लेक्चर को मज़ीद इंटरेक्टिव बना सकें और आपको के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।